नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बात की। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बात क्या है। बात यानी संचार। आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी एक दिन आपको बोलने का मौका ना मिले, आप कैसा महसूस करेंगे? आपको बड़ी परेशानी होगी। बोलना, संचार करना, आपस में बात करना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में गौर किया जाना चाहिए, पर हम जिंदगी की आपाधापी में, भाग दौड़ में इस विषय में कभी देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि आखिर बात क्यों होती है, कैसे होती है और इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप बगैर बोले या चुप रहे कितनी देर अपने आप को शांत रख सकते हैं? आप भले ही मुंह से ना बोल रहे हो, लेकिन आपका मस्तिष्क हमेशा कुछ ना कुछ विचार कर रहा होता है, संचार कर रहा होता है। संचार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बचपने से शुरू होती है और जीवन पर्यंत, जिंदगी तक हमारे साथ रहती है, जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती है। और इसीलिए संचार को जीवित या जीवन की निशानी माना जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है और रोने से ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हाँ, इस बच्चे का जीवन पैदा हो गया है, वो शुरू हो गया है। बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो अपनी बात को कहने के लिए उसके पास एक ही चीज़ होती है और वो होता है उसका रोना और हंसना। रोने और हंसने से अंदाज़ा लगता है उसके माता पिता को, उसके पेरेंट्स को, कि बच्चा खुश है या उसे किसी तरह की कोई परेशानी है। उसके बाद वो अपने माता पिता की बोली जाने वाली भाषा को समझने की कोशिश करता है। माता पिता, मामा, चाचा, नाना, ताऊ, इस तरह के जो शब्द आप देखते हैं तो देखिए कितने आसान हैं और इनको बोलना कितना सरस है। और बच्चा अपने बोलने की शुरुआत यहीं से करता है। ये तो बात हो गई भाषिक संचार की, यानी कि ऐसा संचार जिसको बोलने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि आखिर संचार को किस तरीके से परिभाषाओं में बांधा जा सकता है। परिभाषाओं पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सामान्य शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से अगर हमें किसी को समझाना है कि संचार क्या है, तो उसे कुछ यूं बयान किया जा सकता है कि जब हम किसी निश्चित चिन्ह, संकेत, प्रतीकों के द्वारा संदेशों, भावों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। अब निश्चित चिन्ह और संकेत जो आगे चल करके परिष्कृत रूप में भाषा का रूप ले लेते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, लैटिन, अलग अलग भाषाएं जो भी हैं। और अगर उन भाषाओं को हम तभी नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम उन चिन्ह और संकेतों से परिचित नहीं होते। जैसे जैसे हम उन चिन्ह और संकेतों से परिचित होते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस भाषा पर हमारा अधिकार बढ़ता चला जाता है। दूसरी जो चीज़ आती है, जिसे हम देह भाषा या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें कोई गुस्से में होता है तो हमें अंदाज़ा लग जाता है, हम उसके चेहरे की भाव भंगिमा को देख करके हमें पता पड़ जाता है कि कोई आदमी नाराज़ है। कोई आदमी प्रसन्न है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बयान कर देती है कि वो प्रसन्न है। पर कभी कभी ऐसा भी लगता है, जिसे हम कहते हैं व्यंग्य करना, कि व्यंग्य भरी मुस्कान जो होती है उसका रूप, लहजा अलग अलग होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तब हम समझ पाते हैं जब हम उन चिन्ह संकेतों को ठीक तरीके से जान रहे हैं। जैसे कि भारत में जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे को नमस्कार करते हैं या पैर छूते हैं। लेकिन अगर हम पश्चिम के देशों की बात करें तो जब वो लोग मिलते हैं तो वो लोग हाथ मिलाते हैं, चुंबनों का आदान प्रदान करते हैं। ये उनकी सभ्यता है और ये हमारी सभ्यता है। अगर हम उनके चिन्ह और संकेतों को नहीं जानेंगे तो इससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, संचार करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो चिन्ह, संकेत और प्रतीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे हम कितने परिचित हैं। अब आइए परिभाषाओं पर बात कर लें। संचार के बारे में कुछ प्रमुख लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। संचार समानुभूति की प्रक्रिया है जो समाज में रहने वाले सदस्यों को आपस में जोड़ती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित प्रक्रिया है। तो ये थी संचार की कुछ परिभाषाएं। अब जब संचार की बात चली है तो हम इस बात को और समझ लें कि संचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
संचार जो शब्द है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है, समधन आचार, संचार यानी कि समान चिन्ह, संकेत और भावों का आदान प्रदान। अंग्रेजी में संचार को कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिक्स, उससे बना है, उससे मिलकर के बना हुआ है कम्युनिकेशन। आप ये देखिए कि अगर हम लोग आपस में बात ना कर रहे होते, विचार ना कर रहे होते, तो दुनिया शायद आज यहाँ ना होती। फर्ज कीजिए कि किसी आदमी ने अपने आप से कभी बात की होगी कि काश हम हवा में उड़ सकते। उसने सोचा और उसके बाद उस दिशा में और काम करना शुरू किया और उस तरीके से हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। या इसी तरीके से दवाएं हैं, आज से 5000 साल पहले हमारा जीवन जितना मुश्किलों भरा था, आज वो बहुत आसान है। इन सब के पीछे एक और एक चीज़ है, वो है संचार। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं संचार का एक बहुत बड़ा रोल है, या तो उन्हें बढ़ाने में या तो उन्हें ख़त्म करने में। संचार की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार आप सबके दिमाग में ये प्रश्न उठ जाता होगा कि ये भाई संचार क्या सिर्फ संचार है या संचार के आगे इसके कोई और नए आयाम हैं। बिल्कुल, आपके दिमाग में ये जो प्रश्न उठ रहे हैं ये भी अपने आप में एक तरह का संचार ही है। तो आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि संचार कितने तरह का होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संचार के जो प्रमुख प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला जो संचार होता है जिसे हम अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा जो संचार है वो अंतर्वैयक्तिक संचार है जिसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तीसरा जो संचार है वो ग्रुप कम्युनिकेशन या समूह संचार है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, 21वीं शताब्दी की जो देन है और जिसके कारण की दुनिया और तेजी से तरक्की कर रही है, वो है मास कम्युनिकेशन या जनसंचार। संचार के बारे में हम और विस्तृत रूप में बात करें इससे पहले अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप बिल्कुल उसे पूछ सकते हैं। सर, क्या खुद से बातें करना या सपने देखना भी एक तरह का कम्युनिकेशन है? जी बिल्कुल, सपने देखना, अपने आप से बात करना, मैंने बताया कि जो एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है या अंतःवैयक्तिक संचार है। देखिए, संचार की जो शुरुआत होती है, भाषा पर जो पकड़ आती है, हम अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, उसकी सबसे पहली सीढ़ी। क्योंकि अगर हम अपने आप से बात नहीं करेंगे तो हम दुनिया से बात नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप से पूछें। अगर आपको भूख लगी है और आप अपनी माताजी से कह रहे हैं कि मम्मी मुझे खाना चाहिए, तो उसके लिए आपका दिमाग आपको सूचित करेगा कि आपको भूख लगी, और फिर आप ये सोचेंगे और उसके बाद अपनी माताजी से बात कहेंगे कि हाँ मुझे भूख लगी हुई है। तो जो अंतःवैयक्तिक संचार है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अंतःवैयक्तिक संचार में समस्याएं हैं तो फिर आगे आने वाला जो संचार है वो अपने आप में कई तरीके की समस्याएं पैदा कर सकता है। तो अपने आप से बात करना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, जिसमें कि आप सपने देखते हैं, सोचते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। तो अंतःवैयक्तिक संचार ये एक ऐसा संचार है जो हमेशा चलता रहता है, हम माने या ना माने। पर जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो भी मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। एक साथ 2 संचार चल रहे हैं कि मैं सोचता जा रहा हूं, सोच करके आप लोगों से बात करता जा रहा हूं और आप लोगों के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान भी कर रहा हूं। अब आइए बात करते हैं जो दूसरी बात आती है जिसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार एक तरीके का यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये कि एक ऐसा संचार है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे आप 1 to 1 कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। 2 लोगों से बात करने का मतलब यह है कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अपने माता से बात कर रहे हैं, अपने पिता से बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये एक ऐसा संचार है जो सारे संचारों में सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी भाषा, शब्द के अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी देह भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी जो कुछ आप कह रहे हैं उसका वही मतलब है या कुछ और मतलब है, ये चीज़ सामने वाला पकड़ सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आप कहीं व्यस्त हैं किसी काम में और अचानक आपके पिताजी का फ़ोन आ जाता है कि बेटा क्या कर रहे हो, और अगर हम नहीं बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो आप अपने पिताजी से कह सकते हैं कि पापा मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये उन्हें नहीं पता है कि आपने सच बोला या झूठ बोला, लेकिन अगर पिताजी आपके सामने हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। और अगर आप झूठ बोलेंगे भी तो आपके चेहरे पर
उस तरह के भाव आ जाएंगे जिससे कि उन्हें अंदाजा लग सकता है कि शायद आप सच नहीं बोल रहे हैं। तो अंतरवैयक्तिक संचार दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला संचार है। मुझे उम्मीद है कि संचार के अभी तक हमने 2 प्रकारों का अध्ययन किया, उसमें आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, समूह संचार या ग्रुप कम्युनिकेशन की बात हो। अंतरवैयक्तिक संचार में हम अपने आप से बात कर रहे थे। अंतरवैयक्तिक संचार में एक शख्स हमारे सामने था, यानी कि 1 to 1 2 लोग थे बातचीत की इस प्रक्रिया के हिस्से में। जो ग्रुप कम्युनिकेशन है उसमें 2 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि ग्रुप कम्युनिकेशन तभी तक संभव है जब तक कि आप उनकी संख्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं एग्जैक्ट फिगर का। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसे हम समूह संचार कहेंगे। जब हम किसी मीटिंग का हिस्सा होते हैं, जब हम शाम को खाने की टेबल पर घर पे बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं अपने माता पिता से, तो इस तरह के जो संचार है उसे समूह संचार कहते हैं, जिसमें कि श्रोता और संग्राहक, जिसे आप सेंडर और रिसीवर के नाम से भी कह सकते हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम संचार है, जिसे हम जनसंचार या मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, उसमें संचार में श्रोता यानी कि स्रोत और संदेश को रिसीव करने वाला यानी कि जो रिसीवर है, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइस आ जाती है। आप देखिए कि जब आप अपने घर में टेलीविज़न देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वो जो संदेश है वो सिर्फ आपके लिए ही भेजा जा रहा है। कोई हीरो है या कोई नायक है या कोई खलनायक है और वो किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो हम उसे अपने आप से जोड़ करके देखने लगते हैं और हमें लगता है कि अगर काश इस परिस्थिति में हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। तो ये एक तरीके का तकनीकी संदेश है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस संदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ हो रहा है जिसके तहत आपको संदेश मिल रहा है। इससे पहले के जितने भी आपने संचारों के प्रकारों को समझा, उसमें किसी तरीके का तकनीकी यंत्र शामिल नहीं था। जब आप अपने आप से बात कर रहे थे तो भी, जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे तो भी, और जब आप किसी समूह का हिस्सा थे तो भी। लेकिन जो जनसंचार है उसमें जब आप बात कर रहे होते हैं तो एक तकनीकी यंत्र की ज़रूरत होती है जो संदेशों को कई गुणकों में परिवर्तित कर देता है, यानी कि उसे मल्टीप्लाई कर देता है। टेलीविज़न का कार्यक्रम किसी टेलीविज़न स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसके बाद वो सैटेलाइट के माध्यम से हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। मित्रों, एक बात ध्यान रखने की है कि मास कम्युनिकेशन में जो आपका संदेश है वो किन किन लोगों तक जा रहा है, इसकी आप कभी भी वास्तविक गणना नहीं कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझें कि जब आपके घर में टेलीविज़न है और आप किसी प्रोग्राम को देखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर लाइट नहीं आ रही है तो आप उस प्रोग्राम को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है तो जो उसका निर्माता है वो ये सोच रहा है कि ये प्रोग्राम ज़रूर देखा जा रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि ग्रुप कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आपको ये पता होता है कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो इस संचार की प्रक्रिया में शामिल है, जबकि मास कम्युनिकेशन में आपको इसका वास्तविक अंदाज़ा नहीं लग पाता है। तो ये थे संचार के प्रमुख प्रकार। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। आप भी ये सब सोच रहे होंगे कि संचार के बारे में तो बात हो गई, संचार के प्रकारों के बारे में बात हो गई, लेकिन संचार होता कैसे है? कैसे हम अपनी बात को कहना शुरू कर देते हैं, कैसे कोई बात हमारी मानने लग जाता है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस या ये प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप फर्ज कीजिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई पागल व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान है या पीड़ित है, वो रोड पर जा रहा है, वो कुछ ना कुछ बोल रहा है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है और हम उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं। वो बोलता रहता है, फिर चुप हो जाता है, अपने आप चुप हो जाता है। तो जो संचार की प्रक्रिया है वो तब तक संभव नहीं हो सकती है कि जब उसमें एक या एक से ज़्यादा लोग शामिल ना हो। कहा गया ना कि कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इन वैक्यूम, यानी कि संचार निर्वात में नहीं हो सकता है। संचार जब भी आप कर रहे हो तो आपको एक रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है, एक संग्राहक की ज़रूरत पड़ती है जो कुछ आप बात कह रहे हैं उसकी बात को वो सुने और समझे। तो संचार में
संचार की प्रक्रिया में कम से कम दो लोगों की ज़रूरत है। पहला, जिसे हम संदेश प्रेषक बोल सकते हैं, सोर्स बोल सकते हैं, और दूसरा रिसीवर, जो संदेश को प्राप्त करता है। तो अगर हम अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं तो उस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है, इसको हम समझ लेते हैं। अक्सर हम बोलते जाते हैं, पर कभी हम इन बातों पर गौर नहीं करते हैं कि आखिर हम क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो हमारे मस्तिष्क में घट रही होती है, और ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता है कि बोलने से पहले हमारे दिमाग में क्या कुछ घट गया। मित्रों, बोलने से पहले एक प्रक्रिया होती है थॉट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं इनकोडिंग के नाम से जानते हैं। संचार तब तक नहीं हो सकता है कि जब हम ये डिसाइड ना कर लें, इसका निर्णय ना ले लें कि हमें क्या कहना है। और कहने की ये प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में होती है। फर्ज कीजिए कि हमें भूख लगी है, तो हमारा मस्तिष्क हमें बताएगा कि हमें भूख लगी है। हम सोचेंगे और उसके बाद जो निश्चित चिन्ह, प्रतीक, संकेत हमें पता है, उस भाषा में हम कहेंगे। अगर हम हिंदी जानते हैं तो हम कहेंगे कि हमें भूख लगी है, पर जो छोटा बच्चा जिसको किसी तरह की कोई भाषा का पता नहीं है, वो रोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो यही एक ऐसी भाषा है जिसके तहत वो बता सकता है कि उसे भूख लगी है या कोई परेशानी। तो ये जो संदेश और संग्राहक के अलावा जो तीसरी चीज जो होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कूट संकेतन या इनकोडिंग। तो इनकोडिंग आपके मस्तिष्क में हो गई। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कुछ कहना है। कहने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी या मीडियम की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें और मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है, तो उसमें माध्यम है हवा। अगर हवा ना हो तो आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। चंद्रमा पर इसीलिए अंतरिक्ष यात्री अगर बात करें बगैर किसी ईयरपीस या उस अंतरिक्ष पोशाक के, तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हवा नहीं। हवा वो माध्यम है जिसके द्वारा जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, मेरे बोले गए शब्द ध्वनियों के सहारे आपके कानों तक पहुंचते हैं, और कानों तक पहुंचने के बाद वो आपके मस्तिष्क में जाते हैं, और आपका मस्तिष्क उस सारी प्रक्रिया को डिकोड करता है या कूट वाचन करता है। यानी कि अगर मैं हिंदी भाषा में आपसे बात कर रहा हूं और अगर आपको हिंदी आती है तो उस भाषा को आप समझेंगे, पर अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो मेरे बोले गए शब्द यूं ही निरर्थक बातचीत में तब्दील हो जाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे शब्द सुने होंगे जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो वो मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें उस भाषा के बारे में नहीं पता है। तो ये कूट संकेतन की प्रक्रिया के बाद हम उन शब्दों को, उन संदेशों को समझते हैं, और उसके बाद हम दोबारा अपनी बात कहते हैं। हम अपनी बात को एक बार दोबारा फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई संचार शुरू होता है तो कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो सोर्स है या श्रोता है, वो उसके पास एक संदेश होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद वो संदेशों को अपने दिमाग में व्यवस्थित करता है और उसके बाद संग्राहक तक या रिसीवर तक अपनी बात को भेज देता है। वो बात रिसीवर या संग्राहक सुनने के पश्चात रिप्लाई करता है या जवाब देता है। जवाब को हम फीडबैक या प्रतिपुष्टि के नाम से जानते हैं। आप फर्ज कीजिए कि आप किसी से कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कहे चले जा रहे हैं, और वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप चुप हो जाएंगे, यानी कि संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये ज़रूरी है कि फीडबैक आपको मिले, तभी संदेश या संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, नहीं तो बीच में ही वो बाधित हो जाएगी। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दो लोग बात कर रहे होते हैं तो कई बार किन्हीं समस्याओं के कारण संदेश उस स्तर पर नहीं समझा जा सकता है जिस स्तर पर, जिस उद्देश्य के तहत उसे भेजा गया था। जैसे कि, क्या तुम आगरा जा रहे हो? क्या तुम आगरा जा रहे हो? तुम आगरा जा रहे हो। शब्द एक ही हैं, लेकिन उनको कहने का तरीका अलग अलग है। और ऐसे में अगर सामने वाला या संग्राहक जो उन संदेशों को ग्रहण कर रहा है, अगर उन चिन्ह और संकेतों को नहीं जानता है, उसे हास्य और व्यंग्य के बीच में अंतर नहीं पता है, तो वो बात को गलत तरीके से ले लेगा। और जब इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसे शोर या नॉइस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे कि दुनिया भर के संचार वैज्ञानिक जूझ रहे हैं कि
संचार में शोर या नॉइस के स्तर को किस तरीके से कम किया जाए। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, पर किस तरीके से मिनिमाइज कर दिया जाए, जिससे कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो जिस उद्देश्य के तहत संदेश को भेजा गया है उसी उद्देश्य के तहत बात को या संदेश को प्राप्त किया जाए। तो ये थी बात नॉइस की। नॉइस कई तरीके की होती है, जैसे कि आप टेलीविज़न देख रहे होते हैं और बीच में टेलीविज़न अगर गड़बड़ हो गया है तो आप संदेश को ठीक तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे होते हैं। कई बार दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बहुत भीड़ है, बहुत शोर है, तो भी आप जो संचार है वो संचार की प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि संचार के कार्य क्या हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पर संचार के जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए संचार के प्रमुख तत्वों के बारे में जान लें। आप देख सकते हैं कि बात करने के लिए एक सेंडर या सोर्स का होना ज़रूरी है, उसके बाद एक रिसीवर का होना ज़रूरी है। उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बात हो रही है उसके लिए एक मैसेज या संदेश की ज़रूरत होगी। उसके अलावा वो संदेश जिस माध्यम से जाएगा यानी कि मीडियम की ज़रूरत होगी। इसके अलावा संदेश की प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब आप अपने संदेश को इनकोड करेंगे या उन्हें व्यवस्थित करेंगे और रिसीवर उसे डिकोड करेगा। इन सब के बीच में नॉइज या शोर की एक अपनी भूमिका है। वो शोर तकनीकी शोर हो सकता है, वो मानसिक शोर हो सकता है, वो मनोवैज्ञानिक शोर हो सकता है, जिससे कि संदेश का अर्थ का स्तर प्रभावित हो जाता है, उसमें समस्याएं आ जाती हैं। और उसके अलावा प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको किस तरीके से समझा जा रहा है और उसके बाद वो सारी की सारी बातें आपको किस तरीके से मिल रही हैं। तो ये एक संचार की प्रक्रिया का पूरा हिस्सा था। जी सर, अभी आपने बोला था कि कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। सर, तो मास कम्युनिकेशन में फीडबैक कैसे होगा? मास कम्युनिकेशन में फीडबैक मिलता है, लेकिन जिसे डिलेड फीडबैक कहा जाता है, या टुकड़ों में मिलता है, टूटा हुआ मिलता है, लेकिन फीडबैक मिलता है। और विज्ञान को अब इसका श्रेय दिया जा सकता है कि अब फीडबैक इसमें भी थोड़ा सा व्यवस्थित हो रहा है। जैसे कि आप पहले हम अखबार पढ़ा करते थे, तो अखबार का जो संपादक हुआ करता था उसे अखबार के बारे में लोगों की राय जानने के लिए संपादक के नाम, पत्र या उनकी चिट्ठियों का इंतजार करना पड़ता था। जब वो चिट्ठियां आती थी तब उसे अंदाजा होता था कि उसका अखबार किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, लोग उससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। पर अब अगर आप अखबार देखते हैं या कोई भी टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हैं तो हमेशा तुरंत इंटरनेट से फीडबैक मंगा लिए जाते हैं, ईमेल करने को कहा जाता है, एसएमएस पोलिंग की शुरुआत हो गई है कि आप एसएमएस करके पक्ष या विपक्ष में अपनी राय दे सकते हैं। तो एक मोटे तौर पर हमें अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में फीडबैक उतना इफेक्टिव नहीं मिलता है जितना कि बाकी के संचार के जो और 3 प्रकार हैं उनमें। आइए अब बात करते हैं कि संचार के कार्य क्या क्या हैं। और हमने संचार के बारे में जाना, संचार की परिभाषाओं को समझा, संचार के प्रकार, संचार की प्रक्रिया किस तरीके से घटती है, इन सारे मुद्दों पर अभी तक हमने बात की। पर संचार कितना महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन के लिए, संचार हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्यों ज़रूरी है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। संचार का जो पहला कार्य है उसे हम इन्फॉर्म या सूचित करने के नाम से जान सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको ये ना पता हो कि आप जो खाना खाते हैं उससे आपके खून बनने की प्रक्रिया को एक सहारा मिलता है और आपका शरीर को जिंदा रखने के लिए आहार या भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हमें विज्ञान ने बताई। तो ये जो सूचना है, ये सूचना हमें किसी निश्चित चिन्ह, संकेत, प्रतीक या भाषा के द्वारा हमें मिली और उसके बाद फिर खाने के अलावा विकल्पों की बात शुरू की गई कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई शख्स खाना नहीं खा सकता है तो उसके लिए फूड सप्लीमेंट बने, विटामिन्स की गोलियां बनी और उससे हमारी ज़िंदगी और बेहतर हुई। हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो ज़्यादा बेहतर हो गया। अब लोग लंबी उम्र जीते हैं। और आज का युग तो सूचना का युग, आप सभी जानते हैं, कहा ही जाता है कि आज सूचना ही शक्ति है। अगली लड़ाई, हालांकि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, संचार का ये काम ही है कि मुद्दों को, समस्याओं को समाप्त करता चले, लेकिन
अब अगली लड़ाई जो होगी वो इंटरनेट के माध्यम से लड़ी जाएगी, सूचनाओं के माध्यम से लड़ी जाएगी। यानी कि हर व्यक्ति, हर समाज अपने आप के बारे में लोगों को बताना चाहता है, उनकी राय लेना चाहता है, और सूचना से ही हमारा जो समाज है वो और ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और उसमें भारत की एक प्रमुख भूमिका है। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम भारतीयों का एक बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। दूसरी जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ये है कि आपको निर्देशित किया जाता है। जब हम घर में होते हैं, परिवार में होते हैं, तो अक्सर बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें बताई जाती हैं जिनके पीछे हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं होता है उनको मानने का, लेकिन हम मानने लग जाते हैं। हम मानने इसलिए लग जाते हैं क्योंकि उनके पीछे हमारे माता पिता का निर्देश या आदेश छिपा हुआ रहता है। जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है वो उसे आगे की आने वाली पीढ़ियों में संचार के माध्यम से प्रेषित कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है, जैसे कि कहा जाता है ना, कि किसी की जब हम जीवनी पढ़ते हैं, किसी की हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जिया है, उसकी 70 साल की ज़िंदगी को समझने के लिए एक किताब काफ़ी हो जाती है। यानी कि हमें बार बार उस ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि शादी नहीं की तो क्या, बारातें तो बहुत अटेंड की हैं। तो अनुभव निर्देशित करता है हमें, और अनुभवों से हम ज्ञान लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुराने लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। वो इसलिए सुना जाना चाहिए क्योंकि वो हमें निर्देशित करते हैं कि ये काम आपके लिए बेहतर है, ये काम आपके लिए खराब है, और इसी हिसाब से समाज आगे बढ़ता है। हर वक्त हर समाज में आविष्कार बार बार नहीं होते हैं। आविष्कार जो एक बार हो जाते हैं उनसे आगे बात बढ़ती है। वो आगे बात सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो पिछला सिरा है वो हमें दे दिया गया है, और हमें उसको फिर से रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो पानी बनेगा। H2O पानी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक बार हमें मिल गया तो बात इससे आगे बढ़ेगी, बात इसके पीछे नहीं जाएगी। तो ये संचार का एक प्रमुख कार्य है कि वो हमें निर्देशित करता है, और इस निर्देश से हमारी जो जिंदगी है वो बेहतर होती है। तीसरा जो सबसे प्रमुख कार्य है संचार का वो है इंटरटेनमेंट या मनोरंजन। मनोरंजन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें मनोरंजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जिस तरीके से जब हमारा शरीर भूखा होता है तो उसे खाने की ज़रूरत होती है। जब हमें खाना मिलता है तो हमारा शरीर जो है वो शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, और वृद्धि करता है, वो आगे बढ़ता है। अगर बच्चे को दूध बचपने में नहीं पिलाया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जी नहीं पाएगा। तो शरीर के लिए जिस तरीके से भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे दिमाग के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे, सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, और उसके लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन के पुराने ज़माने में तो बहुत सारे प्रक्रियाएं थी, बहुत सारे तरीके थे। हम लोग खेल खेला करते थे, मेले, हाट, बाजार, त्योहार लगा करते थे। लेकिन इस 21वीं शताब्दी में जब दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लोगों के पास वक्त कम होता चला जा रहा है, तो लोग त्यौहार मनाने के लिए साल के किसी खास दिन, किसी खास वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। अगर वो आज खुश हैं तो अपनी खुशियों को तुरंत सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें वो चीज़ें मिल जाएं जिससे कि वो मानसिक रूप से संतुष्ट हो सकें। और मनोरंजन के प्रमुख साधनों में इस वक्त जो हैं वो टेलीविज़न है, फिल्म है, रेडियो है। इन सारी चीज़ों से हमें मानसिक रूप से शांति और सुकून मिलता है। पर ये जो सारी प्रक्रिया हो रही होती है, जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं, जब हम कोई गाना सुन रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ें हमें हमारे दिमाग तक पहुंच रही होती हैं, उसके पीछे जो योगदान है सबसे बड़ा वो होता है संचार का। क्योंकि कोई भी फिल्म किसी न किसी संदेश के तहत आपके पास आती है। कोई फिल्म का गाना कोई ना कोई संदेश आपको लिए लेकर के आता है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये संदेश आपको प्रेरित करता है कि हम जाति, धर्म और मजहब के ऊपर उठ करके सोचें और इंसानियत के तरीके से हर इंसानों से बात करें। उसके बाद जो संचार का सबसे प्रमुख कार्य है वो है प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब आज आप 21वीं शताब्दी में आप अक्सर सुनते होंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाए और व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं।
पर ये सारी की सारी बातें हमें पता कैसे पड़ती? उसके लिए एक और एकमात्र कारक जिम्मेदार है, वह है कम्युनिकेशन या संचार। जो बात आप इंटरनेट के थ्रू जान रहे हैं, या किसी शिक्षक से आप सीख रहे हैं, या किसी ऑडियो बुक्स या किसी लिखित किताब से पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें संचार के द्वारा ही आपके दिमाग में पहुंच रही हैं और उसके बाद आप उसी हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता लेने लग जाते हैं। तो ये संचार ही है जो हमें प्रेरित करता है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप फर्ज कीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में संचार ना हो तो ये आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आग में अगर हम हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। पर अगर ये बात हमें पता है तो आग में डालने की बात हम सोचेंगे तो इस बात पर दहल जाएंगे कि हमारा हाथ जल सकता है, और कोई अगर दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम उसे भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई आग में हाथ मत डालो, हाथ जल जाता है। तो ये प्रेरणा ही समाज और देश दुनिया के आगे बढ़ने का एक कारण है जो संचार के कारण हमें मिलता है। उसके बाद जो संचार का एक प्रमुख कारण है वो है डिबेट या डिस्कशन, वाद विवाद परिचर्चा। आज का युग लोकतंत्र का युग है। दुनिया के सारे देशों में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने आप को अभिव्यक्त क्यों करना चाहते हैं? अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक कोई संदेश हो, और वो संदेश संचार के द्वारा ही संचारित हो सकता है। डिबेट और डिस्कशन से ही दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है और हो सकता है। ताकत कभी भी समाधान पर पहुंचने का रास्ता नहीं हो सकती है। वो कहा जाता है ना कि अगर ताकत या शक्ति ही बहुत बड़ी चीज़ होती तो दुनिया के सारे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहलवान होते, पर ऐसा नहीं है। संचार ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करती है। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कहा जाता है कि बातचीत के जरिए ही उसे निपटाया जा सकता है। तो ये जो डिबेट और डिस्कशन है वो नए मुद्दों को सामने लाता है और पुराने मुद्दों पर समाधान तक पहुंचने के लिए हमें प्रेरित करता है। आप ये सोचिए कि आजकल मानवाधिकारों की बहुत बात होने लग गई है। इंसान वही है, दुनिया ज़रूर बदली है, लेकिन अब इंसानों के भी अधिकारों की बात हो रही है कि हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हमें खाना मिलना चाहिए, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। इन सारे अधिकारों की बातें, ये मुद्दे डिबेट और डिस्कशन से ही आज हमारे सामने आए हैं कि आज हमें इस बात का पता है कि अगर हम किसी लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं तो हमारे अधिकारों का हनन यूं ही नहीं किया जा सकता है जैसा कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले हुआ करता था। आज अगर सरकारों को कोई निर्णय लेना होता है तो वो प्रेस या मीडिया के थ्रू लोगों के बीच में आती है और उसके बाद एक डिस्कशन, डिबेट की शुरुआत होती है, और फिर सरकार को अंदाज़ा लगता है कि जो वो काम करना चाह रही है वो सही है या गलत है। तो लोकमत निर्माण या जिसे आप पब्लिक ओपिनियन का जो फॉर्मेशन है, उसकी प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है कि हम बात करते चलें। और कहा भी गया ना मित्रों कि बात से बात निकलती है, और जब बात निकलती है तभी वो दूर तलक जाती है। तो डिबेट और डिस्कशन का ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये संचार का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, रोल है, और जिसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। संचार का उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम है कल्चरल इंटीग्रेशन या सांस्कृतिक एकता। आप देखिए कि आज हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखी है, बेल्ट लगा रखी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सभ्यता का हिस्सा कभी नहीं रही। ये सारी की सारी चीज़ें पश्चिमी देशों की देन है। उसके बावजूद आज ये हमारे जीवन में ऐसे घुल मिल गई हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम धोती कुर्ता पहन करके बाहर घूमें। ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने इसके बारे में गौर किया है कि हमारा जो परिधान था वो धोती कुर्ता था या अंगरखे थे, वो वक्त के साथ क्यों गायब हो गए या कम हो गए, या पारंपरिक तीज त्योहारों पर ही हम उन्हें पहनते हैं? तो और अगर ऐसा हुआ तो ये क्यों हो पाया? तो ये ज़रूरी है कि हमने दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से बात की, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को जाना, और उसके बाद हमें अपने परिवेश के हिसाब से जो चीज़ें बेहतर लगी वो हमने उन्हें अपने आप में समाहित कर लिया। आज युवाओं में जीन्स का बहुत बड़ा क्रेज़ है, पर जीन्स हमारी सभ्यता का हिस्सा कभी नहीं रही। जीन्स का निर्माण
दुनिया के किसी दूसरे देश में हुआ था, लेकिन वो आज हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारे पास इस बात के लिए वक्त नहीं है कि हम कपड़े को पहले धोएं, फिर सुखाएं, फिर प्रेस करें और उसकी क्रीज ना खराब हो जाए वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि सांस्कृतिक एकता का जो निर्माण है वो संचार या कम्युनिकेशन के तहत ही किया जा सकता है। आज हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं कि लगता ही नहीं है कि हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं। जैसे कि ट्रेन, कोई भी शख्स जब भी बोलता है तो रेलगाड़ी नहीं बोलता है, वो ट्रेन बोलता है, तो हमें लगता है कि वो हमारी भाषा का ही हिस्सा है। ये सारी चीज़ें अगर संभव हो पाई हैं तो उसके लिए संचार या कम्युनिकेशन ही जिम्मेदार है। दुनिया के सारे देशों में आज ग्लोबल विलेज की बात होती है, यानी कि सारी दुनिया एक सिमट कर गाँव में तब्दील हो गई है। वो ग्लोबल विलेज की बात ही शुरू हो पाई तो उसके लिए कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबल है कि हमने दुनिया के दूसरे देशों की सभ्यताओं को जाना, उनकी भाषाओं को समझा और उसके बाद उनकी दी हुई चीज़ें अपने आप में समाहित कर ली। आज हम सभी को नूडल्स खाना बहुत पसंद है, पर जो हमारी सभ्यता या संस्कृति रही है उसमें सेवई का ज़्यादा जोर रहा करता था। नूडल्स दुनिया के किसी दूसरे देश का एक प्रिय खान रहा है, लेकिन आज हमें वो ज़्यादा बेहतर लगता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उस देश के बारे में जाना, समझा और उसके बाद उनके एक प्रमुख खाने को अपने भोजन में शामिल कर लिया। तो ये चीज़ें अगर संभव हो पाई हैं तो उसके लिए संचार ही जिम्मेदार है, और बगैर संचार के शायद दुनिया इतनी तेज़ी से ना आगे बदलती, ना आगे बढ़ती। साथियों, अभी आपने संचार के प्रमुख कार्यों के बारे में जाना कि संचार का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। संचार की इन भूमिकाओं को जानने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो बताएं। सर, जैसे कि अभी आपने मास कम्युनिकेशन की बात करी, वही नया ट्रेंड है ब्लॉग्स का। तो ब्लॉग्स में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दिन बाद लोग पढ़ते हैं और फिर उस पर फीडबैक देते हैं। तो क्या ये भी जो है मास कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है? अगर हाँ तो किस तरह से? देखिए, ब्लॉग्स की जो आप बात कर रहे हैं ये प्योरली मास कम्युनिकेशन ही कहलाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। आमने सामने कोई बात नहीं हो रही है। आपने एक तकनीक का सहारा लेकर के अपने संदेश को प्रसारित किया और उसके बाद कई दिनों के बाद उसने उसे देखा, पढ़ा और उसके बाद उस पर फीडबैक दिया। हो सकता है कि तब तक चीज़ें और बदल गई हों, चीज़ें और बेहतर हो गई हों। तो ये पूरी तरीके से जनसंचार ही कहलाएगा। साथियों, आज हम लोगों ने संचार की बात करी। संचार किसे कहते हैं, संचार कितने प्रकार का होता है, संचार की प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है और संचार का कार्य क्या क्या है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब आप जब किसी से बात कर रहे होंगे तो आपको बात के पीछे की बात समझ में आ रही होगी, और अगर आपको बात के पीछे की बात समझ में आ रही है तो ये ज़रूरी है कि आपको बात भी समझ में आ रही है। और देश और दुनिया इसी तरीके से बदलती है अगर हम बात के पीछे की बात समझ लें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।